पुस्तक विवाहों में अपव्यय के कुचक्र को तोड़ डालें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी। ऑडियो 3। गलत तर्क व्यर्थ कुतर्क। कहा जाता है कि आतिशबाजी आदि बनाने वालों को पैसा मिलता ही है। ऐसे तो नशीली चीजें बनाने और पीने में भी पैसा किसी को मिलता ही है। चोर और जेबकट जो छीन ले जाते हैं वह पैसा भी किसी को मिला ही है। इस तर्क के अनुसार तो भले और बुरे कामों में कोई अंतर ही न रह जाएगा। यह तर्क नहीं कुतर्क है। पैसे का वितरण तो होना चाहिए, पर उसके पीछे उत्पादन एवं उपयोगिता के तथ्य भी रहने चाहिए। मनोरंजन भी आवश्यक हो सकता है, पर उसकी एक छोटी एवं हल्की मर्यादा है। इतना भारी मनोरंजन जो आर्थिक कमर तोड़ डालने जितना भारी बन जाए, किस काम का? गाजे बाजे, आतिशबाजी, सजावट, बारात, ज्वानार, मिठाइयाँ, अनुपयोगी इधर से उधर मारा फिरने वाला सामान आदि हर जगह हर चीज पर निगाह डाली जाए तो सहज पता चलेगा इस पैसे के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे किसी की कोई उलझी हुई समस्या सुलझती, किसी की प्रगति में सहायता मिलती। लकीर पीटने में जितना धन और समय नष्ट होता है, उसे देखते हुए इसमें बर्बादी के अतिरिक्त और कोई सार नहीं है। घर में कुर्सी पलंग आदि काम चलाऊ हों और दूसरा फिर कोई उन्हीं चीजों को दे दे तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से वह घर में नया कूड़ा कचरा जमा हुआ ही माना जाएगा। उपयोगिता सिर्फ उस वस्तु की होती है जिसके बिना कुछ काम रुका पड़ा है। प्रदर्शन के लिए जमा किए गए आडंबर दिखने में चाहे कितने ही महंगे एवं सुंदर क्यों न दिखें, वस्तुतः उनकी उपयोगिता नहीं के बराबर है। उनका आदान प्रदान आर्थिक सदुपयोग नहीं कहा जा सकता। अब तक लड़की वाले दहेज की निंदा और लड़के वाले समर्थन करते हैं। चूंकि लड़की पक्ष गरजमंद होता है, इसलिए उसे लड़के वालों की इच्छा के आगे सिर झुकाना पड़ता है और जैसे वे कहते हैं वैसा ही मानना पड़ता है। इन परिस्थितियों में दहेज बंद कैसे हो सकता है? सही तरीका यह है कि आंदोलन में अग्रणी वर पक्ष के लोग हों। लोभ त्यागने में ही उनकी आदर्शवादिता है। लड़की वाला चाहे कि मैं दहेज न दूंगा तो उसकी लड़की को स्वीकार करने वाले न मिलेंगे, पर यदि लड़के वाले चाहें कि उन्हें बिना दहेज लिए विवाह करना है तो उनकी इच्छा अनुसार चलने के लिए लड़की वाले आसानी से मिल जाएंगे। आजकल वर पक्ष और कन्या पक्ष की तुलना चूहे बिल्ली से की जाती है। चूहा अहिंसा की मांग करे तो उसकी इच्छा पूर्ति कठिन रहेगी, पर यदि बिल्ली अहिंसक बनना चाहे तो उसके रास्ते में कोई कठिनाई नहीं है। लड़के वाला यदि साहसपूर्ण घोषणा करे कि वह अपने लड़के को गरीब घर में विवाहेगा तो वह बात आसानी से बन जाएगी। अपना आंदोलन त्याग की कसौटी पर ही आगे बढ़ना है, इसलिए इसमें पहल लड़के वालों को करनी होगी। हम में से जिनके लड़के हैं वे सभी आगे कदम बढ़ाएं और दूसरों को भी अपना अनुकरण करने की प्रेरणा दें। लड़की वालों को पीछे की पंक्ति में रखा जा सकता है क्योंकि वे बेचारे मजबूर हैं। उपयुक्त लड़का न मिलेगा तो उन्हें विवशता से अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी भी पड़ सकती है, पर धनी लड़के वाले यदि गरीब की अयोग्य कन्या भी ले लेंगे तो उनके घर आकर वह सहज ही शिक्षित एवं सुयोग्य बन सकती है। स्वस्थ परंपराएं आरंभ करें। यह उचित ही नहीं आवश्यक भी है कि देश धर्म समाज और संस्कृति को प्राप्त करने वाला प्रत्येक विचारशील एवं भावना संपन्न व्यक्ति स्वस्थ परंपराओं की नींव रखने और कुरीतियों के उन्मूलन के लिए आगे बढ़कर काम करें। इसके लिए वातावरण बनाने की आवश्यकता है। एक आदमी की मान्यता सुधर जाने से काम न चलेगा, क्योंकि समस्या वैयक्तिक नहीं सामाजिक है। उसे सुलझाने के लिए सामूहिक प्रयत्नों की, सामूहिक विचार निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी। जिनके मन में यह विश्वास जम जाए कि विवाहों का सादगी के साथ ही होना उपयुक्त है, उनका कर्तव्य है कि ऐसे ही आस्थावान अन्य अनेक व्यक्ति बनाने का प्रयत्न करें। यह प्रयत्न पहले विचार निर्माण से आरंभ होना चाहिए। ये विचार बीज हैं और कार्य पौधा। बिना विचारों की परिपक्वता के कोई कार्य पहले तो आरंभ ही नहीं होता। यदि किसी सामयिक कारण या दबाव से वह हो भी जाए तो उसमें स्थायित्व नहीं होता। कितने ही लोग लड़कियों के विवाह के समय अपनी दीनता प्रकट करते और दहेज आदि का विरोध करते देखे गए हैं, पर जब उन्हीं के लड़के विवाह योग्य हो जाते हैं
तो पिछली बात भूलकर लंबी रकमें ऐंठने की तरकीबें ढूंढते हैं। इसी प्रकार कई लड़की वाले स्वयं तो कम खर्च करना चाहते हैं, पर लड़के वाले से जेवर आदि में बहुत खर्च कराने की इच्छा रखते हैं। इसी प्रकार कई लड़के वाले जेवर, कपड़ा आदि का भार लड़की वाले पर डालना चाहते हैं और इस बहाने लंबी रकम वसूल करने की पेशकश करते हैं। दहेज के नाम पर नकदी न मांग करके आदर्शवादी बने रहना चाहते हैं और नाक घुमाकर पकड़ते हुए लालच भी पूरा कर लेना चाहते हैं। इन दांव पेचों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। हमें वस्तु स्थिति की जड़ तक पहुंचना होगा और लोगों को यह बताना पड़ेगा कि इस विष वृक्ष के पत्ते तोड़ने से नहीं, जड़ काटने से काम चलेगा। दांव पेच की चतुरता निरर्थक। जिस प्रकार वोट मांगने आने वालों को खुश करने के लिए सभी से हाँ कह देने के झूठे वायदे करना लोग सीख गए हैं, उसी प्रकार लड़के वाले शिष्टाचार के तौर पर यह कहने के अभ्यस्त हो गए हैं कि लड़के वाले जो चाहे सो दें, हम ठहराते या मांगते नहीं हैं। यह कथन शिष्टाचार भर का होता है। दूसरे आदमी लगे रहते हैं तो मोल भाव करके गुपचुप सौदा पटाते हैं। जहाँ सौदा पट गया वहाँ हाँ कह दी, जिनसे नहीं पटा उन्हें कोई मजबूरी बताकर विदा कर दिया। विवाह शादियों के विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। उनमें लिखा होता है दहेज की कोई शर्त नहीं। यह शब्द केवल शिष्टाचार मात्र के हैं। वास्तविकता यह देखी जाती है कि वे तरकीब से कसकर मोल भाव करते हैं और मोटी मछली पकड़ने को सुधरे ढंग का जाल बिछाए रहते हैं। कई व्यक्ति सोचते हैं कि लड़कों की जानकारी संग्रह करने या उनका विज्ञापन छपने से शायद लड़की वालों को कुछ सहायता मिले। जानकारी मिल जाने से भी क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? किसी भी कॉलेज में जाकर किसी भी बिरादरी के लड़कों की लंबी लिस्ट 1 घंटे में तैयार की जा सकती है। इससे उन्हें क्या राहत मिली जो ऊंची बोली लगाने की स्थिति में नहीं है? विचारों का प्रसार आवश्यक। उपाय एक ही है, वह यह कि ऐसे विचारों के अधिकाधिक व्यक्ति तैयार किए जाएं जो सिद्धांततः विवाहों में होने वाले अपव्ययों को अवांछनीय एवं अनैतिक मानते हैं, जिनका विश्वास हो कि इस कुप्रथा के कारण समस्त राष्ट्र को भारी क्षति पहुंचती है और समस्त समाज कलंकित होता है। ऐसे व्यक्ति एक सामयिक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में इस समस्या को हल करने के लिए उद्यत हों। व्यवहारतः उन्हें यह परंपरा अपने घर से ही आरंभ करनी चाहिए। अब वह जमाना नहीं रहा जब बातें बनाकर दूसरों को प्रभावित किया जा सकता था। बुरी बातें तो कह सुन के भी सिखाई जा सकती हैं, पर अच्छी बातें तो तभी कोई सुनता या मानता है जब कहने वाला स्वयं भी उसे कर रहा हो। आदर्श विवाहों की आवश्यकता अनुभव करने वालों को उसका शुभ आरंभ अपने घर से ही करना होगा। दहेज विरोधी आंदोलन कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रौढ़ विचारधारा से अधिकाधिक लोगों को परिचित कराया जाए और साथ ही विचार विनिमय करते रहकर उन्हें इसके लिए तैयार किया जाए कि इस आदर्श विवाह को वे स्वयं अपनाने के लिए भी तत्पर हो सकेंगे। ऐसे लोगों की संख्या जितनी बढ़ेगी, सफलता की आशा उतनी ही उज्जवल होती चलेगी। जिनकी अंतरात्मा में यह विवेक जागृत हो कि दलदल में फंसे हुए अपने समाज के उद्धार के लिए कुछ करना उनकी भी जिम्मेदारी है, उन्हें अपने लिए यह कर्तव्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि कुछ समय विचार विस्तार की, ज्ञानदान की परमार्थ साधना में लगाया जाए। आज धन बांटने की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी विचार दान की है। मानव समाज प्रेरणाप्रद सुलझे हुए विचारों के अभाव में पतित स्थिति में गिरा पड़ा है। उसका उत्थान और किसी माध्यम से नहीं, केवल विचार क्रांति से संभव होगा। भावनाशील देशभक्तों के लिए केवल एक ही सर्वोपरि परमार्थ हो सकता है कि वे अपने परिचय क्षेत्र में विचार क्रांति के बीज बोएं और निष्ठावान किसान की तरह तब तक धैर्यपूर्वक प्रयत्न करते रहें जब तक कि वह बीज अंकुरित होकर हरी भरी लहलहाती फसल के रूप में परिणत न हो जाए। अगला कदम स्वयं उठावें। जिन लोगों को अपने विवेक एवं साहस पर विश्वास है, उन्हें सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए साहसपूर्ण कदम उठाने चाहिए। पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाने, प्रेरणा देने एवं उत्साह उत्पन्न करने के लिए सदा से साहसी लोगों को आगे कदम बढ़ाने पड़े हैं। विवेकशील प्रबुद्ध व्यक्तियों पर जन नेतृत्व की जिम्मेदारी रहती है। कई व्यक्ति
उपदेश देने मात्र से जनता द्वारा बहुत कुछ करा लेने की आशा करते हैं और स्वयं उस कसौटी पर कसे जाने से बचते हैं। यह तरीका निरर्थक सिद्ध हो चुका है। स्कूली शिक्षा जबान से कहकर दूसरों को दी जा सकती है। कला कौशल सिखाने का काम वाणी से चल सकता है, पर जहाँ तक त्याग और साहसपूर्ण कदम उठाने की प्रेरणा का संबंध है, वहाँ दूसरे तभी प्रभावित होते हैं जब पहला कदम स्वयं उठाया जाता है। जो उपदेश दिया जा रहा है वह वाणी से निकल रहा है या अंतःकरण से, इसकी यही परख रही है कि उपदेशकर्ता ने उन विचारों को स्वयं कार्यान्वित करना आरंभ किया या नहीं। प्रभाव उथले विचारों का नहीं, गहरे विचारों का पड़ता है। संसार में नशेबाजी, व्यभिचार, जुआ, विलासिता, धूर्तता आदि अगणित बुराइयां इसीलिए तेजी से फैली हैं कि उनके उपदेश वाणी से कम और आचरण से अधिक दूसरों को अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। लोग दूसरों के चरित्र एवं कर्तव्य से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक का उदाहरण देखकर दूसरों को उसका अनुकरण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। बुरे आचरण वाले व्यक्तियों की देखा देखी अगणित व्यक्ति बुरे बनते चले जा रहे हैं। यदि कोई बुरी बात कहें तो पर स्वयं वैसा ना करें तो शायद उसका बुराई फैलाने का प्रयत्न भी निष्फल चला जाए। यही बात अच्छाइयों पर भी लागू होती है। अब तक के हमारे धर्म प्रचार एवं समाज सुधार के प्रयत्न इसीलिए निरर्थक सिद्ध होते रहे हैं कि हमने दूसरों को तो बहुत कुछ कहा, पर स्वयं तद अनुरूप आचरण करने से हिचकिचाते रहे। यदि हम समाज सुधार की आवश्यकता वस्तुतः अनुभव करते हों, कुरीतियों के कारण होने वाली हानियां यदि वस्तुतः अखरती हों, तो अपनी मान्यता की सच्चाई का भी प्रमाण देना चाहिए, और वह प्रमाण वही हो सकता है कि मान्य आदर्शों को कार्यान्वित करने की पहल स्वयं करें। दूसरों को साहसिक कदम उठाने की प्रेरणा देने में हम तभी सफल होंगे जब पहले स्वयं वैसा आचरण कर दिखावें। साहसी व्यक्ति ही दूसरों में साहस उत्पन्न कर सकता है। हमें वाक्शूर नहीं, कर्मनिष्ठ बनना चाहिए। आज साहसी लोगों की आवश्यकता है। उनका रौब ही नव निर्माण की आवश्यकता पूरी करेगा। यदि कोई अगला कदम उठाने का साहस न कर सके, फिर यह प्रयास असफल ही रहेगा। हर आदमी दूसरों से आगे बढ़ने की आशा करे और स्वयं पीछे रहना चाहे तो काम कैसे चलेगा? नेतृत्व के लिए आखिर किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यह पहल स्वयं हमें ही करनी चाहिए। नेतृत्व में अवश्य ही कुछ कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी, पर साथ ही श्रेय भी उन्हें ही मिलता है जो अपने में दूसरों की अपेक्षा अधिक विशेषता सिद्ध करते हैं। साहसी होने में तो खतरा अवश्य है, पर संसार के श्रेष्ठ व्यक्तियों की श्रेणी में गिने जाने योग्य भी केवल वे ही हुए हैं जिन्होंने औचित्य के पक्ष में साहसपूर्ण कदम उठाए और अनौचित्य से टकराने में जो खतरा रहता है उसका हंसते हुए मुकाबला किया। संसार में ऐसे ही साहसी शूरवीरों का अभिनंदन किया जाता रहा है। यूं पेट भरने के गोरख धंधे में मकड़ी की तरह ताना बाना बुनते हुए अगणित नर कीट जन्मते और मरते हैं। उनके जीवन का क्या मूल्य? वे निरर्थक ही जन्मे और निरर्थक ही जिए। सार्थकता केवल उनके जीवन की है जो अपने साहस, शौर्य, विवेक के द्वारा जनसाधारण को श्रेय पथ पर अग्रसर करने में समर्थ हो सके।